क्या टॉपिक चल रहा था आपका? उसमें केस फर्स्ट हो गया था, केस सेकंड चल रहा है, बुक दीजिए। किसी दिन अच्छा सुनिए, केस सेकंड। बैठो। केस सेकंड में लिखोगे। अरे केस सेकंड में लिखोगे। यदि x एक अपरिमेय संख्या है, डाल दिया था क्या ना? यदि x एक परिमेय संख्या है, केस सेकंड डाल दिया था ना? ठीक है। अब देखो, आपने कल जो लिखा था z के बारे में स्टार्टिंग में कि z क्या है, x और r के बीच में है। आप कह रहे हैं x कैसी है, परिमेय, और r कैसी है, r भी परिमेय है। दो परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या बतानी है। अब यहाँ आप केस लेके चल रहे हो, x को परिमेय और r ऑलरेडी परिमेय है ही, तो इनके बीच में z क्या बतानी है, अपरिमेय। अब ये बताओ, अगर हम ये कहें केस सेकंड में, माना अल्फा एक अपरिमेय संख्या है, अल्फा कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तब अल्फा को अगर अपरिमेय लेकर के चलें तो अपरिमेय संख्या है तो √2 √3 इस तरह की होंगी, √5 √7 ऐसी तो होंगी, क्यों भाई? और देखो दूसरा, r क्या है, r, अरे नहीं, r बड़ा है ना x से, ऐसी कंडीशन है, ऐसे लिख दें क्या, r बड़ा है x से, एक ही बात है ना। तो r - x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0। आपको पता है आर्किमिडीज का गुणधर्म क्या होता है, nx ग्रेटर देन y। अगर हम यहाँ x की जगह क्या काम में ले लें, देखो इसमें x ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस ग्रेटर देन वाली कंडीशन क्या है, r - x, और n की जगह क्या ले ले काम में, n की जगह n ही रहने दो, n की जगह क्या n रहने दो, और जो y है ना, इसकी जगह जो आप अल्फा को लेके चल रहे हो ना, उसको लिख दिया जाए, इसको लिख दिया जाए अल्फा को। तो अब देखो यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो इसमें से, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, देखना यहां से, इसको पहले इधर की बजाय इधर लिखते हैं, बाद में निकाल लेंगे जो भी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो माना अल्फा एक अपरिमेय संख्या है, तब ये कंडीशन तो स्टार्टिंग में चल ही रही है, तब x लेस देन r से या x लेस देन z लेस देन r से क्या बनेगा, r ग्रेटर देन x इंप्लाइज r - x ग्रेटर देन 0। अतः आर्किमिडीय गुणधर्म से क्या होगा, nx ग्रेटर देन y होता है ना, x की जगह क्या है, r - x ग्रेटर देन y की जगह क्या ले रहे हैं, अल्फा। अब यहां से अगर सॉल्व किया जाए r - x ग्रेटर देन अल्फा बाई n, और r की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगा, r ग्रेटर देन x प्लस अल्फा बाई n। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, देखना r कैसा है, r ग्रेटर देन x प्लस अल्फा बाई n है, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी ना। अब ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म x से बड़ी होगी कि नहीं होगी, x में कुछ जुड़ रहा है तो x से तो बड़ी होगी ना। आप क्या लिख सकते हो इसको, x लेस देन x प्लस अल्फा बाई n, और लेस देन में कितना r। अगर हम ये कहें कि ये टर्म क्या है, z है,
लेस देन में कितना आर। अब ये बताओ, यहाँ सुन लो, इसको जेड लिख दिया हमने। अल्फा कैसी, अपर में, अपर में किसी भी पूर्णांक से भाग दे या नेचुरल नंबर से भाग दे तो भी अपर में, अपर में फिर कुछ जोड़े तो भी कैसी, अपर में एक्स पर में है ना, एक्स पर में और अल्फा अपर में, इस अपर में और अपर में जोड़ोगे तो कैसी आएगी, अपर में। तो मतलब इसको हमने क्या लिख दिया, जेड लिख दिया। अतः एक्स व आर के मध्य, जेड, जेड की जगह ही तो इसको एक्स प्लस अल्फा बाई एन को ही तो जेड लिखा है। अतः एक्स व आर के मध्य जेड इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा बाई एन अपर में संख्या विद्यमान है, अपर में संख्या विद्यमान है। अब ये बताओ, ये अपर में हो गई जेड, एक ही तो निकाली अपर में संख्या, अगर इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करें तो कितनी निकाल सकते हैं, अनंत। तो यहां तक नोट करो, फिर एक लाइन लिखना, बोलो। क्षेत्र में एक बात बताओ मुझे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्षेत्र होता है क्या? तो फिर वास्तविक संख्याओं में अपर में होती है क्या? तो फिर हो गया सॉल्यूशन। बाई की जगह अल्फा, अगर अल्फा को नहीं लेते तो अपर में नहीं बता पाते। फिर देखिए, अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने जो थ्योरम दी थी आपको छोटी छोटी सी, कल कर ली होंगी, अगर नहीं की है तो आज करना, पेज छोड़ देना, एक डेढ़ जो भी छोड़ना हो। और अब चलेगा आपका सेकंड चैप्टर, इतना ही है सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है चैप्टर फर्स्ट। एक थ्योरम रह रही है बस, एक थ्योरम बची है इसमें, उसको लास्ट में करा देंगे, या फिर पेज छोड़े तो इधर इधर भी छोड़ सकते हो, पर अभी नहीं छोड़वा रहे हम। नहीं, मैं अभी वो लैंग्वेज में लिखा दे रहा हूँ ना। अच्छा, उसकी तरह नहीं लिख सकते क्या इसको? उसकी तरह नहीं बनेगा इसका, उस थ्योरम का यूज करके तो इजी पड़ रही है ये, वैसे करेंगे तो टफ बनेगी। अच्छा, लिख सकते हैं, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर लिखना नहीं चाह रहे हम। सुनो अब मेरी बात, होता क्या है कि ये जितनी भी थ्योरम्स है ना आप जो पढ़ रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि जो पढ़ाने वाले हैं आपसे, हमसे भी पहले जिन्होंने पढ़ाया, उनसे भी पहले जिन्होंने पढ़ाया, उनसे भी पहले जिन्होंने प्रूफ की होंगी, अरे भाई ये पहले प्रूफ ही तो हुई होंगी। उन्होंने क्या किया सभी ने कि किसी एक कथन को एक तरीके से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ऐसे सब ने अलग अलग करके देखी। किसी एक मैथमेटिशियन ने कई तरीके से कर करके सॉल्व कर करके देखा, पता लगा ये रास्ता गलत, दूसरे से देखा, पता लगा ये रास्ता गलत, सबको सॉल्व कर करके देखा, जो लगा कि हाँ ये सही है उसको यहाँ बुक में आपके में प्रिंट करके दे दिया। उन्होंने नहीं किया है प्रिंट, प्रिंट करने वाले तो बाद में जो टीचर बने। भाई होता क्या है, जब आप ये पीएचडी करते हो ना, तब आपको कुछ ना कुछ एक रिजल्ट निकाल के देना होता है उनको। अब कुछ ना कुछ नया फॉर्मूला बना के देना, ये फॉर्मूला छोड़ो, हम तो ये कहेंगे थ्योरम। अगर देखो दो तरीके से करते हैं, एक तो मैथम ये जो एक तो अप्लाइड होती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, और दूसरी होती है प्योर। आप जो पढ़ रहे हो ये प्योर मैथमेटिक्स आती है, अप्लाइड में अवकलन समाकलन ऐसे चलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? प्योर में ये चलता है, रियल एनालिसिस है, अलजेब्रा है, जैसे ग्रुप पढ़ा था ना आपने फर्स्ट ईयर में, ये सब उसमें आते हैं प्योर मैथमेटिक्स में। अब बात क्या है कि जब इसमें कोई भी स्टार्टिंग में जब भी पीएचडी करता है तो कोई नई थ्योरम दे दी, अब उस नई थ्योरम है ना, उस बंदे ने तो वहां प्रूफ कर दिया, अब धीरे 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 20 साल में 25 साल में उस थ्योरम को जोड़ दिया बुक में। अब जोड़ दिया बुक में अब जैसे ही बुक में जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद में क्या है, फिर
उस बंदे ने जिस तरीके से प्रूव किया उसी के अकॉर्डिंग प्रूव करने स्टार्ट हो गया। क्योंकि होता क्या था कि ऐसा तो है नहीं कोई उसको दूसरे तरीके से प्रूव करे, कौन मेहनत करेगा और क्या भरोसा अपने आप का भी। किसी देखो ये ऐसी वैलिड नहीं होती हैं, अकेला प्रूव करता है उसी को ये भरोसा नहीं होता कि मैंने सब कुछ सही किया है, एक दो और चेक करते हैं तब जाके पता लगता है कि हाँ वास्तव में ये सही रिजल्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करे, जैसे किसी ने लिखा प्रूफ की और किसी ने ये मार्क करके दे दिया कि ये ऐसे कैसे आ गया, तो जैसे मान लो तुम कर रहे हो पीएचडी किसी इस बंदे ए के अंडर में, आप बंदे ए के अंडर में बी बंदा पीएचडी कर रहा है। अब इसने कोई भी रिजल्ट निकाल के दिया, प्रूव करके दे दिया कि ये है। अब ये बंदा कहेगा कि भाई तुमने ये लाइन लिखी है ये कैसे लिख दी, ये समझाएगा कि सर ये ऐसे आ गई। अब ऐसे आ गई तो इसका मतलब बंदा संतुष्ट है। फिर क्या करेगा, पूरे को चेक करके फिर लगा कि ये सही है। अब तुम कहोगे कि ये कैसे कहेगा कि सही है, अरे भाई ये भी बंदा, अब जब नया रिजल्ट निकलता है तो सब कुछ इसके दिमाग में तो होता नहीं है, लेकिन ये तो क्या डिस्कस चलते रहते हैं उन पे, तब जाकर के दो चार बंदे और भी ये भी और किसी से डिस्कस करते होंगे कि भाई बताओ ये रिजल्ट सही है ना। अब क्या होता है कि जब दो चार बंदे ना, हम भी क्या करते हैं, तुम्हें जब कोई, अब तुम तो क्या है जो भी रिजल्ट पढ़ रहे हो सब पहले से ऑथेंटिक है, लेकिन आपके लिए हम कैलकुलस वाला क्वेश्चन दे दें तो आपसे कहीं गलती हो गई, हम क्या कहेंगे, एक काम करो पड़ोसी से एक बार चेक करवा के देख लो, या तुम खुद चेक कर लो एक बार पड़ोसी से पूछ के देखो उसने सही कर लिया है या नहीं किया है। कहते हैं ना मैच करके देख लो। क्यों करते हैं, क्यों करवाते हैं ये, क्योंकि जरूरी थोड़ी है तुम सही हो, समझे कि नहीं। तो ये होता है यहाँ। तो अब जैसे प्रूफ हो गई एक तरीके से, यहाँ प्रूफ करके दे दिया जिस तरीके से, अब बुक में प्रिंट कर दिया उसी को हम पढ़ते आ रहे हैं वही चलता जा रहा है। अब किसी दूसरे कैंडिडेट ने क्या किया, मान लो उसी ने उसी टॉपिक पे पीएचडी कर ली, अब उसने भी क्या किया, उसी थ्योरम का प्रूफ किसी दूसरे रास्ते से निकाल दिया, दूसरे रास्ते से निकाला तो फिर उसको भी बुक में प्रिंट कर दिया, किस नाम से, एलिटर करके, वैकल्पिक वैकल्पिक प्रमाण के नाम से। जैसे कि अभी दूसरा आपका ये चैप्टर है ना, इसमें एक थ्योरम है और वो थ्योरम है बोरल आवर्त प्रमेय के नाम से, और यह जो बोरल आवर्त प्रमेय है ना 2.02 थ्योरम है ये। अब ये जो बोरल आवर्त प्रमेय है ना, देखो एक हेने-बोरल भी प्रमेय है, हेने-बोरल प्रमेय देखो, इसका एक प्रमेय ये यहाँ से चालू है तो इसको इस तरीके से प्रूव किया, प्रूव करने के बाद में यहाँ तक हो गई है। फिर देखो इसके बाद में, अच्छा इसका वैकल्पिक इसने नहीं दिया है, छोड़ो। वैसे हेने-बोरल दो तरीके से सिद्ध की जा सकती है, इस बुक में एक ही रखा है इसने, लेकिन देखो बोरल आवर्त प्रमेय है ना इसमें, सॉरी बाल्जानो-वाइटस्ट्रैस थ्योरम 2.02 यहां से चालू हुई और ये यहाँ कंप्लीट हो गई, एक प्रूफ हो गया। फिर दूसरा देखोगे वैकल्पिक प्रमाण फर्स्ट, यहाँ से चालू यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर देखो वैकल्पिक प्रमाण सेकंड, यहाँ से चालू किया यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझे कि नहीं है? दे सकते हो लेकिन जब अपने टाइम पे, ऐसा थोड़ी है कभी कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि पीएचडी ही मान्य होती है। अब निकाल दो कोई रिजल्ट, तो अब रिजल्ट निकाल दो उसको किसी और के लिए पेश कर दो, तुम्हारे नाम से हो जाएगा वो, पर निकालोगे तब ना। अच्छा सुनो, छोड़ो ये फालतू की बात है, अब ध्यान दो इधर, हेडिंग डालो। अब चैप्टर तो डाल दो सेकंड और हेडिंग डाल दो समृत अंतराल, पढ़ते हो ना 11th-12th में। देखो इन सब के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना, जितने भी रिजल्ट्स निकाले उन सब के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, और वो टाइम तो निकालना पड़ता है अगर कुछ रिजल्ट निकालना है आपको तो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा ही इन रिजल्टों को निकाल सकता है, कभी कभार ऐसा होता है कम पढ़ा लिखा भी है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर देता है कि जवाब नहीं बनते। क्या
क्या कह रहे हो? कोई क्या कह रहा है? निकाल लेना टाइम। अरे तो मैंने अभी, अच्छा लास्ट में लिखो तो उसमें उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से एक्स व वाई के मध्य अनंत अपरिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट लिखोगे चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में डालोगे समृत अंतराल। सुनिए, समृत अंतराल क्या होता है? माना A, B belongs to कैपिटल R इस प्रकार है कि B ग्रेटर देन A, तब R का उपसमुच्चय A, तब R का उपसमुच्चय A विवृत कहलाता है यदि, या विवृत समुच्चय कहलाता है यदि कब होगा ये विवृत? A इक्वल टू एक्स सच दैट A लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी, और इसे क्लोज इंटरवल ए बी से व्यक्त करते हैं। करो इसको कंप्लीट। विवृत देखो, समृत में क्या होता है? समृत में यहाँ बराबर लगे होते हैं, इसका मतलब एक्स का मान ए के बराबर भी हो सकता है और बी के बराबर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये क्या लिखा है मैंने, हेडिंग क्या डाली है? समृत है ना, समृत की तो लिखी है। कहाँ लिख दिया है विवृत? विवृत लिख दिया है? नहीं, विवृत नहीं है, समृत है। क्या होगा ये? तब ए समृत समुच्चय कहलाता है। समृत की है ये डेफिनेशन।
हो गया। सामने लिखा है बंद अंतराल समृत अंतराल, एक ही बात है। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो विवृत अंतराल, और इसको नोट कर दो विवृत को। नोट करें इसको, हाँ नोट करो। हो गया ना। नेक्स्ट लिखोगे अर्ध विवृत अंतराल, अर्ध विवृत अंतराल में क्या रहेगा? यहां इक्वल होता है, लिख दो। एक काम करोगे आप, जितनी भी डेफिनेशन है ना, इनमें यहाँ जो समुच्चय लिखा है इसको अंतराल लिखो बस, अर्ध विवृत अंतराल। समय काट काट के यहाँ अंतराल करो। इसका मतलब है x का मान a के बराबर होगा लेकिन b के बराबर नहीं होगा। अगला लिखोगे फिर, क्या? अगला लिखोगे अर्ध समृत अंतराल। क्या लिखा अगला?
अर्ध समृत अंतराल। इसको लिख दो पूरा। नोट करो इसे। हो गया इतना। जानते हो इन चीजों को तो 11th-12th में पढ़ के आते हैं ना, इसीलिए ज्यादा इस पर कोई बात नहीं की हमने। हेडिंग डालिए। एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश। सुने, क्या होता है नेबरहुड? मान लीजिए ये कोई पॉइंट है एक्स, क्या ये पॉइंट एक्स, और कोई एप्सिलॉन है जो कि बहुत ही नगण्य है, यानी लगभग 0 के बराबर है, पर 0 है नहीं। क्या है? लगभग 0 के बराबर है। एप्सिलॉन का मान 0.001 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, यानी एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटी राशि है। अगर इस बहुत छोटी राशि को इस एक्स में से घटा दें, घटाने के बाद जो पॉइंट मिला मान लीजिए वो ये है, और इसी एप्सिलॉन को अगर आप जोड़ दें इसमें एक्स में, जोड़ने के बाद जो पॉइंट मिला वो ये है, तो इसके द्वारा ये जो यहाँ एक इंटरवल बना है ना, ओपन इंटरवल, ये एक्स का एप्सिलॉन प्रतिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हम एप्सिलॉन को बार बार ना लिखने की बजाय इस तरह से ऐसे लिख दिया करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ज्यादातर हमें इस तरह से आदत पड़ी हुई है, हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, तो बन जाता है वो जल्दी जल्दी में, जानते हम भी है कि एप्सिलॉन ऐसे ही बनता है। अब सुनो मेरी बात, बीच में कहीं भी जरूरत पड़े तो ये मत कहना कि सर ये क्या बना दिया या वो क्या बना दिया, ठीक है ना। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हो भाई? पीछे की लाइन क्या लिख रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे दिखाओ पहले कर क्या रहे हो। बात ये नहीं है कि इसमें कुछ मतलब तो आप जानते ही हो ना
इंग्लिश में प्रतिवेश को बोलते हैं नेबरहुड। इसमें नेबर का मतलब आप जानते हो, सुन लो अब। एक्स देखो एक्स के लिए कुछ पॉइंट तो लेफ्ट साइड में और कुछ राइट साइड में। इनसे ये जो इंटरवल बना ओपन इंटरवल कौन सा बना, ये बना एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन। इसे कहते हैं हम क्या, एक्स का एप्सिलॉन प्रतिवेश कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एक्स का एप्सिलॉन प्रतिवेश। अब ये बताओ एक्स के लेफ्ट साइड में कितने पॉइंट्स होंगे, समझना। मैंने पॉइंट लिया 2 और एप्सिलॉन की जगह ले लिया हमने कितना 0.01। तो दो में से माइनस करो 0.01 और 2 में इसको जोड़ दो 0.01 को। तो ये बताओ 2 के और ये 2.01 का मतलब क्या है, एक पॉइंट कितना आएगा 99 होगा क्या, और ये होगा 2.01। अब ये बताओ कि 1.99 और ये 2, तो 2 के और 1.99 के बीच में कितने पॉइंट होंगे, गले होंगे, मतलब गणित की भाषा में बात करें तो अनंत होंगे, ठीक है ना। इनके बीच में कितने पॉइंट होंगे, अनंत। मैं ये कह सकता हूं ऐसे ही 2 के और 2.01 के बीच में कितने होंगे, अनंत। कितने होंगे इनके भी बीच में, क्या 1.99 और 2 के बीच में अनंत पॉइंट कैसे हैं। अभी भी देखा है, अगर किसी रोटी के टुकड़े पे फफूंद लग जाए तो उसमें कितने कीड़े होंगे, उसको अनंत ही तो कहोगे, ठीक है। अब 1.99 ये तो हो गया, कितनों को पता है कि अनंत होंगे और कितनों को लग रहा है कि अनंत कैसे होंगे, कितनों को ये नहीं पता अनंत होंगे। मैं अपने टाइम पे जब देखा था तो काफी बुकें ऐसी आती थी 3rd 4th 5th में कि यहाँ ऐसे लेंस सा लगा करके ऐसे हैंडल सा लगा देते थे ऐसे, अब भी आती हैं, ठीक है। अब ये बताओ मुझे 1.99 के बीच में क्या नंबर 1.991 नहीं होगा, 0.0001 नहीं होगा क्या, क्या इन्हीं के बीच में फिर 1.99000001 1.99010001 कितनी ला दें इसमें। अगर तू अपनी कॉपी और पेन दे, मैं एक पेज पे एक नंबर लिखूंगा, खर्च तुम्हारा रहेगा, नंबर कितने भी काउंट कर लेना फिर, और एक पेज पे एक ही लिखूंगा मैं। कितनी हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी ना। अब तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब तुम लोगों को मैंने जो प्रमेय कराई कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परमेय परमेय होती हैं, तो फिर तो बात तो वही हो गई ना फिर। वास्तविक संख्या तो आप ये भी ले सकते थे 0.1 और 0.2। तो अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ नहीं आया कि इनके बीच में अनंत कैसे हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अब तो लिखो प्रतिवेश की डेफिनेशन, प्रतिवेश की डेफिनेशन लिखो। लिखेंगे माना A belongs to capital R, लिखो माना A belongs to capital R तथा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तब विवृत अंतराल
विवृत अंतराल ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश कहलाता है। ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश कहलाता है और इसे एन एप्सिलॉन ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। ऐसे लिखोगे एन के नीचे सफिक्स में एप्सिलॉन और ये ए। और लिखोगे इसमें अथवा लगा के, अतः इसको क्या लिख सकते हो, और इसी में लिखो अर्थात, अर्थात एन एप्सिलॉन ए इक्वल टू एन एप्सिलॉन ए इक्वल टू ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन। और लिख सकते हो इसी में x belongs to capital R such that mod x minus a less than epsilon। इसी के नीचे लिख सकते हो यहां तक तो तुम्हारे माइंड में सब कुछ आ गया होगा, लेकिन ये अभी नहीं आएगा, है ना। अभी समझाते हैं इसको, देखो क्या है, ये कैसे आया। अच्छा एक काम और करो, अभी इसको लिख दो आप, ये इस डायग्राम को बना दो बस, नीचे इसको मत लिखना। हो गया ना।